राजस्थान के इतिहास में पहली बार वन लाइनर बिंदु जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। टोटल आपको यहां पर 1111 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान के भूगोल से संबंधित होने वाले हैं। उसी के साथ साथ 1111 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपके मैं वैकल्पिक तरीके से मतलब ऑब्जेक्टिव तरीके से भी लेकर के प्रस्तुत होऊंगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहला वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो जल्दी से सेशन को लाइक करें। और हाँ, बताना चाहता हूँ 144 पेज की पूरी PDF होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ई नोट्स वाले फोल्डर से इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। वहाँ पर मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने अपलोड कर रखी है। सारी की सारी बहुत सारी चीज़ें जो मैं फ्री दे रहा हूँ आपको, तो जल्दी से जाए और पहले पाएँ। उस आधार पे हमने जो सेशन चलाया है और उसको जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड करें उस PDF को और अपने पढ़ाई को जो है मजबूत बनाएं। तो आज हमारा 1111 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें से राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितना हम पढ़ सकेंगे उतना इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के एग्जाम में जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है कि हाँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी पढ़ने में समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर होंगे इस सेशन में, है ना हमारे। चलिए, पहला प्रश्न आता है कि प्रतिहार शासकों में रोहितीदिति क्या पूछा है? रोहितीदिति के नाम से जाना जाता था। दोस्तों देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास का पहला ऐसा प्रश्न है। मैं ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जिनकी संभावना आपके एग्जाम में 100% रहने वाली है, ठीक है ना। मतलब एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो प्रतिहार शासकों में रोहितीदिति के नाम से जाना जाता था, ऐसा कौन सा राजा था? तो नाम आता है दोस्तों हरिश्चंद्र जी का। हरिश्चंद्र जो है वह रोहितीदिति के नाम से जाने जाने वाला एक प्रतिहार शासक था, ठीक है। तो यहीं पर आपके 2-3 क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहे हैं। एक तो प्रतिहार शासक था कौन? रोहितीदिति, और इस नाम से जाना जाने वाला जो शासक था वो था अपने हरिश्चंद्र जी, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन थे? दोस्तों प्रथम प्रतिहार शासक क्या पूछा गया है? वापस रिपीट कीजिए इसको। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि जो है वो धारण की थी वह कौन थे? तो नागभट्ट सेकंड का नाम आता है दोस्तों। हाँ, ये सेकंड है, नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। तो नागभट्ट जो द्वितीय है दोस्तों, उन्हें परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि जो है वह दी गई थी, ठीक है। 3 उपाधियां नहीं है, एक ही उपाधि है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इतिहास के ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे ना आपको जिनकी संभावना आप मान के चलो 100% रहने वाली है, ठीक है। देखना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आंसर में ये छपेगा, ठीक है। ऑप्शन में एक ऑप्शन ये होगा, 3 ऑप्शन आपको घुमा फिरा कर कोई से भी दे सकता है, ठीक है। NCERT और RBSC की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर मैंने जो ये क्वेश्चन सीरीज वो बनाई है, आप इसको ज़रूर डाउनलोड करो और पढ़ाई से एग्जाम से पहले इसको इतना पढ़ डालो कि पूरा रिवीजन जो है आपका हो जाएगा, ठीक है इसमें। और 1111 महत्वपूर्ण प्रश्न कोई कम नहीं होते दोस्तों, ठीक है ना, तो बहुत है ये आपके लिए, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है अपने कि कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित है? दोस्तों कौन सी पुस्तक जो है वह गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा जो है वो रचित है? दोस्तों नाम आता है सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पतरु और राज मृदाड, ठीक है। याद रखिएगा इन चीज़ों को, सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, और एक नाम आता है कृत्य कल्पतरु, और तीसरा नाम आता है राज मृदाट का, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज जो है दोस्तों उन्हीं के द्वारा रचित पुस्तकें हैं, ठीक है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्न में से बताइए मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ या पुस्तक नहीं है गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए, ठीक है। फिर आपको 3 ऑप्शन ये होंगे और एक ऑप्शन कोई सा भी दे देगा, ठीक है। कुछ भी रोहितीदिति दे दिया, कुछ भी दे सकता है, मतलब आपको घुमा फिरा कर। तो 3 तो ऑप्शन आपके ये राइट होने ही चाहिए, आज से ही इनको रट ले, ठीक है। PDF पढ़ने का सही तरीका बताऊं तो ऐसा है कि दिन के आप है ना, इसमें से देखो 144 पेज की PDF है, दिन के आप ज़्यादा नहीं 3 से 4 पेज पढ़ने का प्रयास करें। राजस्थान के इतिहास के 3-4 पेज पढ़ लिए, यहीं जस्ट के नीचे मैंने भूगोल दे रखी है उसके प्रश्न पढ़ लिए, कला संस्कृति के प्रश्न पढ़ लिए। ऐसे आप 1-2 पेज हर एक सब्जेक्ट के पढ़ेंगे ना तो आपके एग्जाम से पहले कवर पूरे के पूरे हो जाएंगे। और बड़ी बात ये इस PDF को आप 10 से 15 बार पढ़ लें, सीधी सड़ बात है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर वाली सीरीज जो है वो डायरेक्ट आपको पढ़ने का जो प्रयास है वो पूरा करना है, ठीक है। चलिए, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी? दोस्तों गुर्जर प्रतिहार जो थे उनकी राजधानी जो है वो किस स्थान पर थी, जो झालोर में बीहनमाल का एक पुराना नाम भी था? दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो झालोर में बीहनमाल का एक पुराना नाम भी था? तो श्रीमाल था दोस्तों। श्रीमाल को ही बीहनमाल आज वर्तमान में वो कहा जाता है, जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। जालोर, हाँ, जालंधर नाथ की तपोभूमि आपको वैसे याद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 5वां।
पांचवा प्रश्न यदि देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है पांचवा भी, कि शिलालेखों में किस प्रतिहार शासक को राम का प्रतिहार, क्या राम का प्रतिहार कहा गया है दोस्तों? ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें प्रतिहार शासक जो थे दोस्तों उनको राम का प्रतिहार कहा गया है? तो वो दोस्तों थे अपने नागभट्ट प्रथम, नाम आता है नागभट्ट प्रथम जो है वह शिलालेखों में प्रतिहार शासकों को राम का प्रतिहार कहा गया है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सुनना भी मिलेगा और यहाँ पर देखने को भी मिलेगा और एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राम का प्रतिहार जो है वह नागभट्ट प्रथम को जो है वो कहा गया है। छठा प्रश्न आता है अपना, चंदन राज की रानी, प्रश्न क्या है कि चंदन राज की रानी जिसे रुद्राणी कहते हैं, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जला करके भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी दोस्तों? अब इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले, एक संबंध पूछा गया है। देखो अब कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंदन राज की रानी जिसका नाम आता है रुद्राणी, जो पुष्कर कहाँ अपने अजमेर में, पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जला करके भगवान महादेव जी की उपासना किया करती थी, और वह किस वंश से संबंधित थी? इस प्रकार का प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में छपते हैं। ठीक है, तो शाकंभरी के चौहान जो शासक हैं दोस्तों, उन्हीं के कुल से, उन्हीं के वंशज से एक महत्वपूर्ण महिला हुआ करती थी जिसका नाम था रुद्राणी, जो चंदन राज की रानी थी। ठीक है, और ये अपना जो महादेव की उपासना करती है वो कहाँ पर करती है? तो पुष्कर में करती है। ठीक है, और उसी तरीके से आज भी यहाँ पर दीपदान की प्रथा है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, दीपदान की प्रथा मानी जाती है, और दीपदान जो है वह एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं पुष्कर जी के पहचान में। ठीक है, तो महादेव की उपासना करती थी, रुद्राणी की रानी थी जो चंदनराज की रानी थी, और ये प्रतिदिन जो है वो 1000 दीपक जला करके महादेव की उपासना किया करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे पुष्कर में। ठीक है, शाकंभरी के चौहान। दोस्तों एक क्वेश्चन को मैं 2-2, 3-3 बार रिपीट करने का प्रयास करूंगा ताकि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो पाए। ठीक है, आपके डाउट जो है वो क्लियर हो पाएंगे और यहीं पर याद हो जाएगा आपको। सही बात तो ये। ठीक है, देखो पढ़ाई करने का एक अलग तरीका होता है, जैसे आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो वो सबसे बेटर तरीका है। बाकी वीडियो तो है, आप तक पहुंच बनाने का एक तरीका है, यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुंच बना रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, 7वां प्रश्न है कि कटिबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था दोस्तों? कटिबंधु कवि बांधव के नाम से जो है वो कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो विग्रहराज चतुर्थ का नाम आता है। कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। कटिबंधु या कवि बांधव जो है वह विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है। ठीक है, हाँ, विग्रहराज 4th वाले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? देखो नाम क्या था? जवालीपुर था, इसको ज्वालापुर कर दिया गया। किस चौहान शासक के द्वारा? तो वो क्या था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, जिन्हें कटिबंधु या कवि बांधव कहा गया है। ठीक है ना, तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही जो है वह जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, फिर प्रश्न आता है 9वां अपना कि सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था? लेकिन वर्ष 1192 में वह जो है उससे हार भी गया था। ठीक है, तो 91 में जो है वो पराजित किया जाता है, लेकिन 1992 में जो वापस वो खुद स्वयं हार जाते हैं। ठीक है, तो सुल्तान जो मोहम्मद गोरी था दोस्तों, उनको हराने का दम रखते हैं कौन? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय जो थे, पृथ्वीराज 3rd नंबर के जो थे, वो सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने का दम रखते हैं 1191 ईस्वी में, लेकिन किसी कारणवश अपने सहयोगी के द्वारा साथ नहीं देने के कारण जो है वो 1192 ईस्वी में ये अपने हार को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वीराज तृतीय जो है वो मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं 1191 में। ठीक है, और कौन कौन से युद्ध हैं ये आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करना है। ठीक है, बता दूंगा कौन सा युद्ध है, जैसा कि हिंट मैंने आपको यहाँ दे दिया है। तो सुल्तान मोहम्मद गोरी को जो है वर्ष 1191 में पृथ्वीराज तृतीय हरा देते हैं, लेकिन यही पृथ्वीराज तृतीय जो है वह वर्ष 1192 में जो है उससे हार जाते हैं। ठीक है, चलिए 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो वो थे दोस्तों चाचिक देव। ठीक है, चाचिक देव का नाम आता है इसी के अंदर। ठीक है, तो जालोर के चौहान शासकों में से ऐसे कौन से राजा हैं जो दिल्ली के, ठीक है, कहाँ गए? दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा था, तो वो थे अपने चाचिक देव जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में बात की दोस्तों। आज इतना ही रखेंगे ठीक सेशन। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन सोल्व करते करते हम कितने क्वेश्चन तक पहुंचेंगे? 1111 प्लस 1111 वैकल्पिक प्रश्न, मतलब आपके टोटल क्वेश्चन होने वाले 2222 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से। अब पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको, तो कुछ नहीं करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक मैंने दे रखा है ऐप का,
ठीक है। उस ऐप को डाउनलोड करें, SK स्टडी एकेडमी के ऐप के नाम से होगा, जो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो वो प्ले स्टोर पे खुल जाएगा। अब आप वहाँ पर उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आपका नाम नंबर वगैरह जो भी है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए भर दो, पासवर्ड वगैरह लगा दो आपके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जाकर के ई नोट्स का फोल्डर आ जाएगा, ई नोट्स का, ठीक है। ई नोट्स वाले फोल्डर से जाकर के इस PDF को आप अच्छे तरीके से डाउनलोड करें और अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। सीधी सी बात यही है, ठीक है। तो दिन के 3 से 4 पेज पढ़ेंगे और यदि प्रिंट आउट निकलवा दें तो कोई ज़्यादा खर्चा है नहीं, 50-60 रुपये का खर्चा लगेगा। प्रिंट आउट निकलवाएं, डेली करें 3 से 4 पेज पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में।